गिराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतना और मैं मुकाबला करूंगा। मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, अपने आप को भी बचाओ और मेरे मुल्क को भी बचाओ। कि ये जो सामने आपने जगह खाली की हुई है, इसमें ख्वातीन को आने दे, वो शुक्र है वो आई गई है। और माशाअल्लाह मुझे जो खुशी है, और मैं अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी कौम को जगा दिया। मेरी कौम एक जिंदा कौम बन चुकी है। अल्लाह ने मेरी कौम को शऊर दे दिया है, बेदार कर दिया है। और ये वो कौम अब वो बनने जा रही है इंशाअल्लाह जो मेरे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल की सोच थी, और मेरे सियासी लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने जद्दोजहद की थी पाकिस्तान के लिए। ये हैं हमारे दो लीडर। और जो सारी दुनिया का लीडर रहमतुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कभी उनसे बड़ा कोई लीडर आया ना आ सकता। तो पाकिस्तानियों, अब मुझे आपने जवाब देना कि जब मेरा मुल्क बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये जो नौजवान, क्योंकि मैं खास तौर पे अपने नौजवानों से मुखातिब हूं, आगे एक मिनट, आगे आपने शोर नहीं करना। और आपको ये अगला स्टेज आपने जो बना दिया है, आपने अब डिसिप्लिन बन के रहना, डिसिप्लिन। अच्छा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका नौजवानों आपने इसका मतलब समझना है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जो इंसान जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाता है, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसकी उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। वो इंसान को, एक छोटे इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। वो एक कौम, मेरे पाकिस्तानियों, मदीना में जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक कौम बनाई थी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी। और उसने उन
लोगों को जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, उस ला इलाहा इल्लल्लाह ने उनको दुनिया की इमामत करवाई। तो वक्त की सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। कई सौ साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की ला इलाहा इल्लल्लाह पे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि मैं अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे मेरा ज़मीर, मैं अपने ज़मीर को बेचूं। कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह समझ जाता है, बावलपुर वो कभी लोटा नहीं बन सकता। और बावलपुर यहां तो एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है। साढ़े 3 साल हुकूमत में बैठ के एयाशी करता है और फिर लोटे का मुंह उधर चला जाता है। तो बावलपुर मेरे से वादा करना, सामने चुप, शोर ना करो। मेरे से वादा करो कि आपने इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं देना। इंशाअल्लाह जो मेरी जागी हुई कौम मुझे नजर आ रही है, लोटों के दिन खत्म हो गए, जमीन फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। हमारा पाकिस्तान वो बनने जा रहा है जो मेरे सियासी लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर कायद-ए-आज़म, उसके मुखालफीन भी उसे कहते थे कि सादिक और अमीन है, सच्चा इंसान है। और वो जो हमारा लीडर था, उसने तब कहा, आज से कई साल पहले नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उसने तब कह दिया था कि मुसलमानों देख के रहो कि कहीं अंग्रेज की गुलामी के बाद आप हिंदू की गुलामी ना करें, इसलिए पाकिस्तान बनना जरूरी है। और आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का हाल देखो, किस तरह की वो बेचारे गुलामी कर रहे हैं। मेरे कायद ने पहले ही मुसलमानों को बता दिया था कि इसलिए पाकिस्तान जरूरी है कि सिर्फ एक आजाद कौम, एक आजाद इंसान, एक आजाद कौम, उसी की परवाज ऊपर होती है। और ला इलाहा इल्लल्लाह वो ही कौम जो आजाद होती है, क्योंकि वो जंजीरें तोड़ देते हैं आप जब आप अल्लाह से दावा करते हैं कि मौला तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो मुझे जरा मेरे बावलपुर के बाशऊर, बेदार, बाशऊर, गैरतमंद पाकिस्तानियों, आपने मेरे से वादा करना है कि ये जो अब पाकिस्तान बनने जा रहा है, आपने मेरे से वादा करना है कि आपने कभी सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकना। कितने पैसे? आपने कभी इस तरह के लीडर के साथ नहीं जाना जो ये कहे, दिखाओ जरा, साउंड।
साउंड ठहर जाए जरा, थोड़ा सब्र। अभी आपको पता चलेगा कि चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश क्या होती है। चलाओ भी। मैं सर्वोच्च हो गया हूँ, मैं योगी हो गया, मैं दुखी हो गया हूँ, और मैं कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, मुझे आपने हमारे दोस्त हैं, और मैं दूंगा जब मैं आऊँगा आपने शायद मांगने आ रहा है, मांगने में आने को जरूरी है। हरा दूसरा माली में 25 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, तो इसका आप हाथ बढ़ाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम बिल्कुल बिल्लाह मिल चलेगा, खुशियाँ करेंगे, फिर गाँव में खड़े। हाँ शबाज शरीफ, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो मजबूर हूं। कहता है सारी कौम मेहनत करेगी। शबाज शरीफ, सारी कौम तो मेहनत कर रही है, तुम चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हो। मरियम, अच्छा अब मैं बताऊं कि ये खानदान क्या कर रहा है हमारे से। तैयार हो जाओ ख्वातीन, जरा आप भी गौर से ये देखें, नौजवान ये देखें कि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। 30 साल से। एक ये शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान, ये जो आज दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये दोनों 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। तो आप जरा सुने, मैं चाहता हूं जरा गौर से ये अब आप देखें कि 2012 में मैं जब इनसे पूछ रहा था कि तुम्हारे लंदन में अरबों रुपए के, मेफेयर के अंदर अरबों रुपए के अपार्टमेंट्स हैं, तो तब ये क्या कह रहे थे, ये चलाए आप ये इनकम दिए का कोई अपने खाद हो सकते, क्योंकि आपको मेफेयर के अंदर वो आपकी 4 अपार्टमेंट्स में उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी लोग टैक्स को टोटल आमदनी बताई 94 में, तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, बताइए कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर से प्रॉपर्टी खरीदी। अब ये सुन लिया। आज से 10 साल पहले मैंने इनसे पूछा कि अरबों रुपए की आपकी मेफेयर में प्रॉपर्टीज हैं, किधर से पैसा आया, क्योंकि टैक्स में तो आपने दिखाया हमारे आपकी आमदनी नहीं है। अब जरा ये सुने कि ये इनका शरीफ खानदान का नुमाइंदा बात ये कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर प्रॉपर्टी की बात करें, बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है, लाएं दिखाएं, क्या कह रहा है ये, किधर है वो प्रॉपर्टीज, लाएं दिखाएं बताएं। सुन लिया आपने, सुन लिया नहीं, सुन लिया ना, कहता किधर है ये प्रॉपर्टीज। अच्छा अब आप उस खातून को सुने जिसको बड़ा मुश्किल सच बोलना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी मैडम ने प्रॉपर्टी से रूल की बातें नहीं, पाकिस्तान की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के पास है। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी भी कहाँ से निकाल के गए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो ईद की बात है। अच्छा सदके जाऊं, एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूं मरियम को, बेचारी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेचारी 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकती, लेकिन अल्लाह अल्लाह का सच का खुदा है। अब ये 10 साल पहले थी, इनको ये नहीं पता था कि अल्लाह का काम ये है कि सच सामने ले आता है तो एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है। पैनामा पेपर्स के नाम पे दुनिया में बड़े बड़े सियासतदानों का इंकशाफ हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज पकड़ी जाती है। जरा ये आप बताओ। सुन लिया। अच्छा अब जब ये इंकशाफ हो जाता है तो मरियम के
माशाल्लाह सेहतमंद भाई क्या कहते हैं जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के ऊपर जो पार्लियामेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्का लिमिटेड और लिमिटेड मैंने उनको ओन कर दी है, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको ओन करने इस वक्त नई नवाज शरीफ में मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अच्छा जी, सुन लिया कि ये सुन लिया आपने, सुन लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज हमारी हैं, जो पहले कह रहे थे हमारी नहीं है। मरियम बेचारी तो कह रही मैं तो पाकिस्तान छोड़े दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है। अब पता चला कि अरबों रुपए के, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात वो जनाब मरियम नवाज के थे। अब मरियम के पास तो पैसा नहीं है, मरियम के पास तो पैसा नहीं, उसकी तो कोई आमदनी नहीं, तो ये पैसा किधर से आया? भागलपुर। ये पैसा आपका था। मैं फिर से बता दूं, माशाल्लाह इतनी तादाद में आज हमारी ख्वातीन आई हैं, माशाल्लाह। अब मैं पूछता हूं आपसे कि करप्शन में और चोरी में क्या फर्क है? चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जब कोई आपके घर में डाका मारे, आपकी चीजें चोरी कर ले, कोई आपकी जेब कुतरी से टेलीफोन निकाल ले, ये चोरी होती है। करप्शन वो होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है। चोरी से मुल्क नहीं तबाह होते। जब हुक्मरान, वजीर आजम, सदर, जब वो पैसा चोरी करते हैं मुल्क तबाह हो जाते हैं। आज जितने भी मुल्क गरीब है, जितने मुल्कों में गुर्बत है, वहां इसलिए गुर्बत नहीं कि वसाइल की कमी है, गुर्बत इसलिए कि उनके साहिब इक़्तिदार पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, जिस तरह ये शरीफ है और सरदारी है। तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपके पास आया हूं, मैं आपको तैयार करवा रहा हूं हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। आप सबको तैयार करवा रहा हूं कि हमने अपने आप को इन चोरों से आजाद करना है। दो तरह एक मुल्क में तब्दीली आती है। एक, और तब्दीली का मतलब यह कि साहिब इक़्तिदार, रूलिंग एलीट जो मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठी होती है, उसको हटाते दो तरह हैं। या इमाम खुमैनी जैसा खूनी इनकलाब आता है, और या बैलेट के जरिए, इलेक्शन के जरिए एक कौम अपने साहिब इक़्तिदार जो पंजे गाड़ के बैठे होते हैं उनको उठा के बाहर फेंकती है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, और मैं आज पीडीएम तीन शक्लें, 3 स्टूडेंट्स, सबसे खौफनाक शक्ल और मुल्क की बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, एक ये। दूसरा आपने देख ही लिया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को, जूते देखते पॉलिश शुरू कर देता है, और जिस तरह मैंने कहा बूट देखते तो खास पॉलिश शुरू कर देता है।
اور بڑے بوٹوں کی خاص ایسی چمکدار پالش کرتا ہے کہ شکل نظر آتی ہے اس کو ان میں. اور تیسرا بتاؤ ڈیزل کا کام کیا ہے کہ اسلام کو استعمال کرو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. نام لو اللہ کا اور ڈیزل کے پرمٹ میں اپنے ضمیر کو بیچ دو. یہ تین شکلیں، یہ تین اسٹوڈنٹس نے پوری مل کے اندرونی اور بیرونی طاقتوں سے مل کے انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت ہرائی. تو پاکستانیوں تب بہاولپور کے باشعور لوگوں سنو، جب انہوں نے ہماری حکومت گرائی تو پاکستان 17 سال کے بعد سب سے بہترین ہماری معیشت ترقی کر رہی تھی. 5.6% تیسرے سال اور 6% چوتھے سال. یہ 17 سال کے بعد ایک منٹ یہ قوم ہماری معیشت ترقی کر رہی تھی کرونا کے باوجود جو دنیا میں اتنا بڑا بحران آیا تھا. ہماری کسان، آپ کسانوں سے پوچھے، جو ہمارے پچھلے 2 سال کسانوں کو جو پیسہ ملا، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس گیا ہو. ہمارا جو ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے، پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے میں نے پٹرول کی اور فضل الرحمان کی قیمت نیچے رکھی. ہمارے زمانے میں تیل 103 سے 115 ڈالر پہ بکا عالمی منڈی میں. پھر سے سن لو نوجوانوں، یہ نوٹ کرو خواتین، کہ ہمارا جب دور تھا تو تیل عالمی منڈی میں 115 روپے سے 103 روپے پہ گیا، اور ہم نے پٹرول کی قیمت 150 روپے لیٹر رکھی. فضل الرحمان کی قیمت 145 روپے لیٹر رکھی. آج 96 ڈالر کا عالمی مارکیٹ میں پٹرول بک رہا ہے، سستا ہو گیا. اور آج پٹرول 236 روپے لیٹر، ڈیزل اس سے بھی مہنگا. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا، کیونکہ ہم نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا، ہم نے ان سے لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا، مہنگائی کم رکھی. انہوں نے بار بار کہا کہ جی بہت مہنگائی بڑھ گئی، یا بچوں کی فیس یا بچوں کے لیے کھانا پینا سب مہنگا ہو گیا. تو یہ آئے کس لیے تھے بہاولپور؟ یہ آئے کس لیے تھے؟ کیونکہ مہنگائی کے تو ریکارڈ توڑ دیے. کس لیے آئے تھے؟ این آر او لینے کے لیے، اپنی چوری معاف کروانے کے لیے. جو انہوں نے کرپشن کی تھی، یہ وہ کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے. یہ عوام کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے. یہ ڈاکو اپنے کیسز جو عوام کا پیسہ چوری کیا تھا وہ معاف کروانے آئے تھے. 1100 ارب روپے کے انہوں نے پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کروا کے نیب کے قانون میں 1100 ارب روپیہ معاف کروایا ہے. بہاولپور، یہ آپ کا، اس قوم کا پیسہ جو آپ کو ملنا تھا، جو آپ کا چوری کا پیسہ تھا، انہوں نے آ کے چوروں نے معاف کروایا. تو بہاولپور اب آگے کدھر جا رہا ہے پاکستان؟ سنیں ذرا غور سے. اب انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ٹیکس کلیکشن کم ہو رہی ہے، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں،
जो बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते थे वो कम हो रहे हैं। मुल्क की जो माइशत है वो सुकड़ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान को अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसका सिर्फ एक तरीका है, मेरे पाकिस्तानी तैयार हो जाओ, इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। तो बावलपुर, मैं अपनी कौम के सामने अब रोड मैप देता हूं कि हमने कैसे अपने मुल्क को जिस अजाब में, जिस अंधेरे में, जिस दलदल में हमें ये लेके जा रहे हैं, ये चोरों का टोला, हमने कैसे निकालना है। सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा, साफ और शफाफ इलेक्शन। 5 साल के लिए अगर हुकूमत आएगी, उससे सियासी इस्तेकाम होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, हमारी माशत नहीं ठीक हो सकती। ये जब तक रहेंगे वो और तेजी से नीचे जाएगी, क्योंकि ना कोई बाहर से सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, ना अंदर से इस वक्त हमारे सनतकार सरमाया करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं मुल्क किधर जा रहा है। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए ताकि मुल्क में इस्तेकाम आए, स्टेबिलिटी आए। और उसके बाद हमने ये जो कर्जों की दलदल में फंस रहे हैं, हमारे पास सबसे बड़ा असासा हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। आपने अगले दिन देखा कि 3 घंटे से भी कम वक्त में 5.5 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया सैलाब के मुतासरीन के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। हमने इनसे सरमायाकारी करवानी है पाकिस्तान में। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है। अगर 5 लाख पाकिस्तानियों ने भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दी, हमें कोई IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाअल्लाह ये मैं आप सबके सामने दावा करता हूं कि मैं पूरा प्लान बना रहा हूं कि अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस तरह उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाएं। कैसे हम अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहें कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें बजाय दुबई में, बजाय और किसी मुल्क में। लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा, इंसाफ। तो मैंने भावलपुर, मैं ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा जानता हूं। ये तब पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आएंगे जब इनको पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम के ऊपर इत्मीनान होगा। तो हमारी जंग सबसे पहले इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए हमें इस मुल्क में इंसाफ कायम करना पड़ेगा। और इंसाफ तब कायम होगा जब ये बड़े बड़े डाकुओं को कानून के नीचे लेके आएंगे। जब ये जो कहते हैं कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, इन लोगों ने जो पैसा लूटा है मुल्क से, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा, जब तक ताकतवर के लिए एक कानून, ताकतवर डाके मारे तो NRO, और छोटा चोर जब तक जेल में जाएगा और बड़े डाकू को हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ेगा, या कानून की हुक्मरानी नहीं होगी बल्कि ताकत की हुक्मरानी होगी। और ताकत की हुक्मरानी जंगल में होती है, जंगल का कानून है। कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक उधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता,
जिधर इंसाफ नहीं होता। उठा के देखें दुनिया के मुल्क, जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम बेहतर है वहां खुशहाली ज्यादा है। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क है। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, वो दुगना साइज है स्विट्जरलैंड का और ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन छोटा सा स्विट्जरलैंड दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसाफ यानी कि कानून की हुक्मरानी स्विट्जरलैंड में है। कोई ताकत से ताकतवर इंसान कानून के नीचे है। जब इंसाफ होता है, खुशहाली आती है। तो सबसे ज्यादा जंग मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बहावलपुर के बाशऊर शहरियों, हमारी सबसे बड़ी जंग इस मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए, ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं इनको कानून के नीचे लाने के लिए, रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए। तो बहावलपुर तैयार हो आप मेरे साथ? किसी थाने के अंदर किसी गरीब आदमी पर जुल्म नहीं होगा। कोई शहबाज गिल जैसे लोगों को और जमील फारूकी जैसे सहाफियों पे किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा, जो पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं। और कोई ताकतवर एनआरओ नहीं ले सकेगा। कानून सबके लिए एक होगा। और हम वो पाकिस्तान चाहते हैं कि कोई इदारा कानून नहीं तोड़ सकेगा। सारे इदारे जो आइन के अंदर, जो दायरे के अंदर रह के काम करेंगे, सारे इदारे कानून की हुक्मरानी मानेंगे। ये जो गलत आदतें पड़ी हुई हैं इस मुल्क में, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर दे, कत्ल करे, चोरी करे, रिश्वत ले, जो मर्जी करे, हमारा इंसाफ का निजाम नहीं उनको पकड़ सकता। सिर्फ गरीब लोग जेल में। मैंने जब जनरल मुशर्रफ के दौर में थोड़े दिन जेल में गुजारे तो मेरे पाकिस्तानियों वहां सिर्फ गरीब चोर थे, सिर्फ गरीब लोग थे। बड़े बड़े डाकू मैं असेंबलियों में देखता था, ईवानों में थे। सिर्फ बेचारा कमजोर जेल में जाता है। और ये इसके ऊपर ऐसे निजाम के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता। ये है हमारी जंग कि जो ताकतवर इस मुल्क में, अगर उसको पुलिस वाला रोकता है, कानून तोड़ता है, पुलिस वाला रोकता है, वो आगे से कहता है पता नहीं मैं कौन हूं। हमारे नए पाकिस्तान में पुलिस वाला कहेगा मुझे पता है आप कौन है, फिर भी आपको सजा मिलेगी। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसके किसी की ये जरूरत नहीं होगी कि वो कोई बहुत बड़ा मीडिया हाउस बन के पैसे लेके लोगों की पगड़ियां उछाले, उनके घर वालों की तौहीन करे, घर में औरतें उनकी तौहीन करे। किसी मगरबी मुमालिक में कानून बने हुए हैं, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि कानून इंसान की इज्जत, उसकी डिग्निटी की हिफाजत करता है। और इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरी कौम बेदार हो गई है, मेरी कौम जाग चुकी है, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि मैं आज इस हुकूमत को एक वार्निंग देना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं। ये जितने भी चेरी ब्लॉसम आप, आपके वजीर, जो भी आपकी हुकूमत के पीछे हैं, कान खोल कर मेरी आज बात सुन लो। मैंने 4 महीने बड़ा बर्दाश्त किया है। हर किस्म का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मीडिया का ब्लैकआउट किया कि जी इमरान खान को ना दिखाओ, जो सहाफी दिखाता था उसके ऊपर जुल्म, उसके ऊपर केसेस, ARY जो दिखाती थी उसको बंद कर दिया।
اور اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے IRY کو کھول دیا. تو میں ہمارے لوگوں کو 25 میں جو انہوں نے تشدد کیا، جس طرح انہوں نے لوگوں کے چادر اور چار دیواری اس کو پامال کرتے ہوئے گھروں میں جا کے گھس کر رات کے 2 بجے گھر کی خواتین تھی، شرم نہیں آئی ان کو ہراساں کرنے کے لیے، خوف پھیلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. اور جس طرح انہوں نے ہماری خواتین کو اور فیملیز کو لبرٹی چوک لاہور میں اور اسلام آباد میں شیلنگ کی، عورتیں بچے تھے ان کو شیلنگ کی خوف پھیلانے کے لیے. اور میں چاہتا تو اس دن میں دھرنا دیتا اور مجھے پتا تھا انتشار ہونا ہے. میں نے صرف اپنے ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں نہیں دھرنا ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرا ملک مشکل میں ہے. یہ چوروں نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا، میں اور نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کیسز کیے. جب 17 جولائی کو ان کو بری طرح پنجاب کے بائی الیکشن میں پھینٹا پڑا اور حمزہ ککڑی فارغ ہوا تو انہوں نے اور کیسز بنا دیے. میرے اوپر دہشت گردی کا کیس، میرے اوپر دہشت گردی کا کیس. اور وہ کیس کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل پہ جنہوں نے بھی وہ ظلم ہونے دیا ان کے اوپر قانونی کارروائی کروں گا. دہشت گرد بنا دیا، خوف پھیلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. دیکھو شہباز شریف، چیری بلاسم، تمہاری گورنمنٹ سن لو، جو بھی تمہارے پیچھے سن لو. یہ قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے، کرکٹ کے دنوں سے مجھے جانتی ہے. ایک چیز یہ قوم جانتی ہے کہ جتنا آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کرو گے، جتنا تم مجھے دبانے کی کوشش کرو گے، اتنا اور میں مقابلہ کروں گا. پاکستانی قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. کراچی سے لے کے اوپر گلگت بلتستان تک، خیبر پختونخوا، میں ابھی آپ کو بلوچستان میں بھی ثابت کروں گا قوم میرے ساتھ ہے. ابھی میں سندھ میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ سندھ کی عوام بھی یہ زرداری مافیا کو شکست دینے کے لیے سب میرے ساتھ ہے. ثابت کروں گا میں. تو میں چیری بلاسم سن لو غور سے، یہ جو حربے استعمال کر رہے ہو میرے خلاف، میرے لوگوں کے خلاف، یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم گھبرا کے پیچھے ہٹ جائیں گے، میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنے ملک کی خاطر میں کوئی وہ حرکت نہیں کر رہا جس سے میرے ملک کو نقصان ہو. لیکن میری اگر آپ نے دیوار کے ساتھ میری کمر لگا دی تو یاد رکھیں کہ میں کارنر ٹائیگر بن سکتا ہوں. ایک کال دوں گا، ایک کال، اور اسلام آباد میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور میں قریب پہنچتا جا رہا ہوں اس کال کے لیے. تو میں آج آپ کو بڑا اپنے ملک کا سوچتے ہوئے میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور میرے ملک کو بھی بچاؤ. میں آج راجن پور ڈسٹرکٹ میں پھرا. میں نے جتنا بھی اللہ کی طرف سے امتحان میں ہمارے لوگ سارا راجن پور اور ڈی جی خان کے علاقے میں مشکل وقت میں بیچارے ہمارے سیلاب کے متاثرین ہیں. تو میں آج اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب ہمارے انسان مشکل میں ہو
تو ہم سب پہ فرض ہو جاتا ہے ہم ان کی مدد کریں. انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کے لیے, متاثرین کے لیے, سارے پاکستان میں, بلوچستان, سندھ, پنجاب, پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, انشاءاللہ ان سب کے لیے میں پیسے اکٹھے کروں گا. بیرون ملک پاکستانی وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ پچھلی ٹیلی تھون میں ٹائم کم تھا, پیسے دینے چاہتے تھے. انشاءاللہ ان کے لیے میں اگلے اتوار کو ایک اور ٹیلی تھون کروں گا. اور یہ سارا پیسہ اور جتنے میرے ٹائیگر فورس ہے, نوجوانوں آپ نے میری ٹائیگر فورس جوائن کر جانی ہے, کیونکہ ہم نے ان علاقوں میں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لوگوں کو بھیجنا ہے جدھر ابھی بھی لوگ بڑی مشکل میں ہیں. میں نے وہ دیکھا, لوگ, بچوں, وہ مچھر, سارا چاروں طرف پانی ہے, مچھر ہیں, بچوں کو اس مشکل میں ہے بیچارے, مشکل وقت ہے. تو ہمارے اوپر, سب کے اوپر ہے. اور انشاءاللہ میں اپنی قوم کو بھی موبلائز کروں گا, پیسے بھی اکٹھے کروں گا, اور پوری کوشش کروں گا کہ ہم اپنے جو بیچارے پاکستانی آج مشکل میں ہیں ان کی زندگی آسان کریں. اور اس کے لیے بھی باولپور آپ میرے ساتھ کھڑے ہو. ویسے باولپور آج میرا بڑا دل خوش ہوا آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کے.